हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बंशीधर चौधरी एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर वाटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में कल हम पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला जो पार्ट या पहला चैप्टर है वो अपना विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कल हमने कुछ चर्चा की थी, अर्थात आवेश के बारे में हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, जिसमें हमने पाया कि आवेश की खोज जो की है वो वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। वैज्ञानिक थेल्स ने आवेश की खोज की और उन्होंने बताया कि कुछ पदार्थों पे चार्ज पॉजिटिव आता है, कुछ पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसी पे अध्ययन करके दूसरा वैज्ञानिक आया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके प्रकारों के बारे में बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, असमान में आकर्षण होता है। ये वाली बात उन्होंने कल बताई। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, इसी से नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आया था रॉबर्ट ए मिलिकन, जिसकी चर्चा हम कर ही रहे थे कि अपनी क्लास से कंप्लीट हो गई थी। रॉबर्ट ए मिलिकन ने आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, आवेश का आदान प्रदान कैसे होता है उसके बारे में। आदान प्रदान की बात करेंगे हमें आवेश के मूलभूत या मूल गुणों में अभी जस्ट नेक्स्ट आज ही के लेक्चर में हो पाएगा तो करेंगे, अन्यथा कल अपने पास में आवेश का क्वांटमीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पे वैज्ञानिक थेल्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात बताई कि अपने पास आकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है, तो इस पे प्रयोग किया गया कि कितना आकर्षित होगा, कितना प्रतिकर्षित होगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण जो होगा वह किस पे डिपेंड करेगा, तो इसके लिए एक प्रयोग किया गया, इलेक्ट्रोस्कोप लिया गया। इलेक्ट्रोस्कोप बोले तो विद्युतदर्शी। एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया, विद्युतदर्शी लिया, और उस विद्युतदर्शी में एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग में उन्होंने पाया कि अपने पास में कितना दो आवेशों के मध्य आकर्षण होगा या कितना प्रतिकर्षण होगा। उन्होंने एक ऐसा कांच का जार लिया, इस कांच के जार में एक चालक छड़ रख दी। क्या रख दी? चालक छड़। इस चालक छड़ के नीचे उन्होंने दो स्वर्ण लेपित या स्वर्ण पत्ती, दो सोने की पत्ती उन्होंने लगाई। एक पत्ती ये वाली अपने पास में, दूसरी पत्ती मैं कह सकता हूँ, ये पत्तियों का नाम मैंने दे दिया एल दे दिया। दो सोने की पत्ती उन्होंने लगाई। सोने की दो पत्ती लगाने के पश्चात ऐसा कह देते हैं अपने पास में कि ये दोनों सोने की पत्ती एक दूसरे के ऊपर यहीं लटकी हुई है। इसके बाद उन्होंने यहाँ से आवेश का भंजन ना हो इसलिए इसको रबर से या कॉर्क से क्या कर दिया, बंद कर दिया, और इस छड़ के पास में कोई दूसरी आवेशित छड़ लेके आते हैं। ये कोई कौन सी छड़ लेके, इसे मैं कहूँगा आवेशित छड़। ये आवेशित छड़ इसके जस्ट पास में लेके आए, तो इसे क्या दिया, चार्ज दिया। ये क्या है आपकी चालक छड़, चालक छड़ है। ये कांच का जार है। यहां मैं कह देता हूं कॉर्क या रबर की उन्होंने क्या कर दी, सील लगा के इसको पैक कर दिया। यहां से जैसे ही आवेश दिया तो चालक के द्वारा आवेश नीचे अपने पास में, क्योंकि ये कंडक्टर है, और सोने की पत्तियों के पास में पहुंचा। दोनों सोने की पत्तियों पे
पॉजिटिव चार्ज पहुंचता है। तो हमने कल ही पढ़ा है समान समान में क्या होती है, दुश्मनी होती है। दुश्मनी होती है तो जैसे ही दुश्मनी होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो एक पत्ती अपनी सोने की इस प्रकार इस टाइप इस साइड आती है, दूसरी पत्ती इस साइड आ ही जाती है। ये अपने पास में क्या है, स्वर्ण पत्ती, और दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। दोनों में रिपेल हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। अब उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए इसके ऊपर। पहले थोड़ा चार्ज दिया, थोड़ा सा प्रतिकर्षण हुआ, फिर और चार्ज दिया, थोड़ा और प्रतिकर्षण हुआ, फिर और चार्ज दिया, थोड़ा और प्रतिकर्षण हुआ, फिर वापस कम किया तो पत्तियों के बीच की दूरी कम, फिर और कम किया तो पत्तियों के बीच की फिर दूरी कम। तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे जो अपनी पत्तियां जो प्रतिकर्षित हो रही हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, आवेश की मात्रा पे। जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जितना कम आवेश देंगे उतना ही कम क्या होगा, प्रतिकर्षण। यदि यहाँ असमान आवेश होता तो क्या होता, आकर्षण, चिपक जाते दोनों आपस में। ये सोने की ही क्यों पत्ती ली गई, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आगे। नेक्स्ट जब पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी सोने की पत्ती आएगी। तो वहाँ रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा कि इन्होंने प्रयोग के दौरान सोने की पत्ती क्यों ली। सर सोना बहुत महंगा है, लोहे की ले सकते थे, पीतल की ले सकते थे, चांदी की ले सकते थे, सोने की क्यों ली, तो वो बात करेंगे हम वहाँ पे। पहले ये प्रैक्टिकल चलता था माय डियर स्टूडेंट्स, और अच्छी संस्थाएं जो होती थी, प्राइवेट या गवर्नमेंट बड़ी संस्थाएं होती थी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप हुआ करता था, उसको प्रयोग करके दिखाया जाता था। लेकिन आजकल आपके जैसे समझदार स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, इसलिए लैब में सोने की पत्ती वाला इंस्ट्रूमेंट लाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपको पता ही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो थी अपने पास में विद्युत दर्शी की बात, इलेक्ट्रोस्कोप की बात। अब बात करते हैं अपने पास में इलेक्ट्रोस्कोप के बाद में प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्ज के इंडक्शन के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन, तो देखिएगा प्रेरण द्वारा प्रेरण के द्वारा आवेशन कैसे होता है, अर्थात चार्ज के इंडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। यह इंडक्शन अपने पास दो प्रकार का होता है, एक स्वप्रेरण होता है, एक अन्योन्य प्रेरण होता है, जो आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, EMI, इसके बारे में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 में। वहाँ इंडक्शन में आएगा आपका दोनों स्वप्रेरण और म्यूचुअल इंडक्शन, और आपके पास में, तो ध्यान दीजिए इसके लिए प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा अपनी साधारण भाषा में। यदि बात की जाए तो मैं बात करूँगा श्री 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 1008 महाराज उदयपुर वाटी के धूम चक्कर पर पहुंचते हैं। ये महाराज भी आजकल ब्रांडेड होने लगे हैं, अलग अलग ब्रांड है, इनमें से एक ब्रांड है श्री श्री 1008 महाराज की। तो श्री श्री 1008 महाराज उदयपुर वाटी के धूम चक्कर के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। इधर से SMS स्कूल के बच्चे जा रहे थे, कुछ चिराना गोलेना अपने पास में मैं कहूँगा नांगल की साइड के, कुछ इधर साइड के जा रहे थे, छापोले वाले बच्चे थे, मंडावरा वाले बच्चे थे, बागोरा वाले थे, पणियारवास वाले थे। तो ये बच्चे इधर से गए, उन्होंने देखा कि आज तो प्रवचन चल रहे हैं, हम भी सुन लेते हैं। प्रवचन सुनने के लिए वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर महाराज कहते हैं, संत कहते हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कि बेटा आप लोगों को पढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़ते हो तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी नहीं पढ़ोगे, शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएगी, और शिक्षा ग्रहण करोगे तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात को लेके कई बच्चों के दिमाग में बात बैठ गई कि वाकई में मुझे पढ़ना चाहिए, और मैं पढ़ूंगा, घर पे जाऊंगा स्टडी, और अपनी स्टडी के लग जाते हैं सफाई वफाई करके घर पे कि आज बस आज से पढ़ना है, क्योंकि आज फलां संत ने श्री श्री 1008 महाराज ने कहा है और मैं पढ़ने वाला हूँ। लेकिन उनमें से कई बच्चे
ऐसे थे जो पहले पढ़ रहे थे थोड़े बहुत, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा मुश्किल से टाइम पास कर रहे थे, उनके बाद उल्टी दिमाग में बैठ गई, क्यों पढ़ूं भाई मैं? आप कौन होते हो मुझे पढ़ाने वाले? नहीं पढ़ूंगा। वो भी प्रेरित हो गए, लेकिन वो विपरीत प्रेरित हो गए कि मैं आज से बिल्कुल पढ़ना बंद करने वाला। दोनों ही प्रेरित हो गए। हम विपरीत वाले की बात करेंगे। यहाँ घटना जो घटित होती है विपरीत वाली घटना घटित होती है। तो वहां उस संत ने उनको स्पर्श नहीं किया और उन पे आवेश उत्पन्न कर दिया। कैसा? विपरीत प्रकृति का, बिना स्पर्श किए ही, दूर से ही, बिना स्पर्श किए ही आवेश उत्पन्न कर दिया, उन्हें प्रेरित कर दिया। लेकिन कौन सा हुआ? विपरीत प्रकृति का। यहाँ चार्ज के लिए भी ऐसा ही होता है कि मेरे पास में एक बॉडी है जिस पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। मैं इसके पास में दूसरी एक अपने पास बॉडी लेके आता हूँ, एक परमाणु मैं इसके पास में लेके आ रहा हूँ, कोई वस्तु लेके आ रहा हूँ जो क्या है? उदासीन। कैसी है? उदासीन है। उदासीन वस्तु की यदि बात की जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव? ऐसा ही मान रहे होंगे आप? नहीं, बताया था मैंने आपको 11वीं क्लास में, यदि कोई बॉडी उदासीन है तो उस पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और समान होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। इसलिए यदि आपकी पॉजिटिव थॉट है तो कभी भी नेगेटिव थॉट वाले के पास में ना तो बैठना है, ना उसके पास उसकी सलाह लेनी है, अन्यथा आपको भी क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। यदि कोई आपको विद्यार्थी कहता है, आप पढ़ रहे हैं 4, 6, 8, 10 घंटे पढ़ रहे हैं और आपका साथी मित्र कॉल करता है, मैं तो क्यों पढ़ूं, समझ ही क्यों आओ मेरे तो के पढ़ लिया करा, गुरुजी भी के बात है। यदि ऐसी घटना आपके साथ में घटित हो रही है, इसका मतलब धीरे धीरे आप क्या हो रहे हैं? उदासीन हो रहे हैं। आज ही उस बंदे के कांटेक्ट नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिएगा। यदि आपका मिलना हो रहा है तो उस रास्ते को डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपको जल्दी ही उदासीन करने वाला है। ध्यान रखना इस चीज का। इसलिए हम यहाँ पे ये बॉडी है, उदासीन है। अब उदासीन होगी तो देखो क्या घटना घटित होने वाली है। मैंने स्पर्श नहीं किया, इसके पास में रखा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, पॉजिटिव को अपनी ओर आकर्षित, और नेगेटिव दूर, घृणा की नजर से इन्हें देखेगा, चल चल हट, इसे दूर हटा देगा। क्या दिख रहा है अपने को? ये पॉजिटिव इसके पास में आ रहा है, नेगेटिव से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। यहां पे मैं दूसरा और एक कंडक्टर रख देता हूं, एक बॉडी और रख दी मैंने, उदासीन। अब जैसे ही मैंने उदासीन बॉडी रखी है तो उदासीन बॉडी से ये नेगेटिव चार्ज किस पे चला जाएगा? इसके पास में कंडक्ट करवा के रखा है मैंने। अब की बार यहां दूर था, अब की बार क्या इसके पास में सटा के रख दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज को इसका उसमें चला जाएगा, सॉरी, और पॉजिटिव यहां से क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा, दूर चला जाएगा। अब मैं इसको तो इसके पास ही रखता हूं, ये वाला अपने पास में नेगेटिव चार्ज तो इसके पास में है, लेकिन इन दोनों को पकड़ के क्या करता हूं? अलग अलग करता हूं। तो यहां से अलग अलग जैसे ही करता हूं तो इस बॉडी पे तो, और ये क्या करेगा? पॉजिटिव को खींच के रखेगा, तो पॉजिटिव तो इधर रह जाएंगे और नेगेटिव इसके साथ चले जाएंगे। नेगेटिव क्या हो जाएंगे? इसके साथ चले जाएंगे और दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इस स्थिति में अपने पास में कंडीशन क्या हुई कि इस और इस दोनों बॉडियों में यदि बात करूं तो इनको बिना स्पर्श किए ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया। अर्थात इसकी परिभाषा क्या होने वाली है? रटना नहीं है माय डियर स्टूडेंट, समझना है। परिभाषा क्या होगी? किसी अनावेशित वस्तु के पास में कोई आवेशित वस्तु रखी जाती है तो उसे बिना स्पर्श किए ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। याद कीजिएगा श्री श्री 1008 जो आपको स्पर्श नहीं किया था और आपको प्रेरित भी कर दिया। प्रेरण प्रेरित ही है, ये प्रेरण है। आपके पास में क्या है? प्रेरणा की बात हो रही है, आपने प्रेरणा ली है, किसी को प्रेरणा दी है, वही बात आ रही है।
तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, किसी अनावश्यक वस्तु के पास में आवश्यक वस्तु रखी जाती है तो उस अनावश्यक वस्तु को बिना स्पर्श किए ही उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देना ही क्या कहलाता है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था अपने पास में प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन के बाद में आगे यदि हम बात करते हैं तो अपना टॉपिक आता है क्या? आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आवेश के मूल गुण। आवेश के मूल गुण। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आवेश के मूल गुणों के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आवेश की योज्यता या आवेशों की योज्यता। आवेश की योज्यता की यदि चर्चा की जाए तो हम बात करेंगे आवेश क्या है? एक योगात्मक राशि है। आवेश क्या है? एक योगात्मक। योगात्मक का मतलब है जुड़ने वाली राशि है अपने पास में। आवेशों का योग जो होता है वो हमेशा निश्चित होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। आवेश की योज्यता की बात करेंगे सॉरी, तो इसके लिए देखिएगा, मैंने एक बॉडी ली, दूसरी बॉडी ली, आइसोलेटेड बॉडी अपने पास में है, अर्थात दो अपने पास निकाय हैं। एक निकाय ए है, एक निकाय मेरे पास क्या है? बी निकाय है। इस निकाय में कुछ मैंने आवेश रख दिया, जैसे +2 कूलम, प्लस के 4 कूलम, माइनस के 1 कूलम। इस बॉडी ये अपने पास जो है इंसुलेटर है, यहाँ पे आइसोलेटेड है। अब इस बॉडी से बाहर कुछ नहीं जाना है। अब क्या करते हैं, कुछ तो हम इसमें चेंज करते हैं। बॉडी में लिया, अलग अलग आवेश रखे, मैंने बॉडी को पकड़ के हिलाया। हिलाने के बाद में अपने पास में तीनों चार्ज यहाँ पे होते हैं और एक पे आ जाता है प्लस का 3 कूलम, एक पे आता है प्लस का 1 कूलम। तो यहाँ क्या चार्ज आएगा, ये बात अपने दिमाग में बैठती है। तो बताइएगा, बड़ा सिंपल सा है अपने पास में कि यहाँ चार्ज क्या होगा, अर्थात यहाँ पे इस निकाय का या इस निकाय की बात करूं तो कुल आवेश क्या रहेगा? नियत रहेगा, क्योंकि हमने इसको आइसोलेटेड कर रखा है, क्योंकि हम इसको आपके इंसुलेटर में रख रखा है, निकाय के अंदर है। तो निकाय के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 कूलम है या 4 कूलम। इधर की बात करते हैं पहले, इधर कितना कूलम आवेश था अपने पास? 2 + 4 बोले तो 6, -1 बोले तो कितना था? 5 कूलम। इस बॉडी का क्या चार्ज होने वाला है? 5 कूलम होने वाला है। क्लियर हो गया काम अपने पास में? प्लस के 3 कूलम और 1 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 1 कूलम। अर्थात आवेश क्या है कि योगात्मक राशि है। आवेश की योग्यता की बात की जाए तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? यहाँ पे किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। अर्थात हम कुछ भी चेंज करें, उस निकाय का आवेश क्या रहेगा? नियत रहेगा। आवेश एक योगात्मक राशि है और उसका आवेश नियत रहेगा। ये थी आवेश की योज्यता की बात। इसके अलावा इसमें विशेष कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर नेक्स्ट अपने पास में हम चर्चा करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक आता है अपने पास में आवेश संरक्षण का नियम। कौन सा आता है? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम की बात करते हैं। जिस राशि के संरक्षण का नियम लगता है वो राशि क्या है? संरक्षित राशि है। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊष्मा संरक्षण का नियम,
उसी प्रकार आवेश भी क्या है, एक संरक्षित राशि है। इसलिए इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम की बात की जाए तो यहाँ पर मैं कहूँगा आवेश एक संरक्षित राशि है। तो इसके लिए सबके लिए कॉमन परिभाषा होती है माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैं 11th के स्टूडेंट्स थे उन्हें पहले ही याद करवा चुका हूँ मैं। संरक्षण के नियम की एक ही परिभाषा होती है जो कभी चेंज नहीं होती है, बस उस राशि का नाम चेंज कर दो, परिभाषा एक हो जाएगी। आवेश की बात कर रहे हैं तो हम आवेश के बारे में क्या चर्चा करेंगे, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित किया जा सकता है या स्थानांतरित किया जाता है। अतः उस निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। प्रकृति का भी कुल आवेश क्या है, संरक्षित है। इसलिए आवेश संरक्षण का नियम लागू होगा। नहीं सर, कल आपने बताया था कि यदि हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वहाँ तो सर आवेश आया है, पॉजिटिव पहले था ही नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, पहले से था। अभी हम चर्चा क्या कर रहे थे, उदासीन बॉडी पे, इस पे भी था और इस पे भी था। इस पे कह सकता हूँ मैं पॉजिटिव नेगेटिव था, इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर समान आवेश थे। जैसे हमने एक दूसरे में रब करवाया, घर्षण करवाया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, इस पे चले गए। कुछ इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, बॉडी बी पे चले गए। ये ए बॉडी, ए वाली बी पे यदि इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ नेगेटिव की मात्रा बढ़ गई, तो इस पे चार्ज कैसे आ गया, नेगेटिव, और इस पे चार्ज कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव की मात्रा बढ़ गई, नेगेटिव चला गया था, तो यहाँ पे पॉजिटिव की मात्रा, तो देने वाला धनी और लेने वाला क्या होता है, ऋणी होता है। तो यहाँ से दोनों पे आवेश पहले था, अब भी उतना ही है, सिर्फ क्या हुआ है, एक्सचेंज। तो आवेश संरक्षण के नियम में क्या होगा, यहाँ पे मैं कहूँगा आपको आवेश संरक्षण के नियम की यदि बात की जाए तो आवेश एक संरक्षित राशि है जिसे ना उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। जैसे मैं एक यूरेनियम का समस्थानिक लेता हूँ, 92 यूरेनियम 235 ले लेते सॉरी, इसके न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं। न्यूट्रॉनों की बौछार हम करने वाले हैं तो यहाँ पे अपने को क्या प्राप्त होगा, 90 थैलियम 234 प्लस 2 हीलियम 4, सॉरी 92 यूरेनियम 238 का समस्थानिक ले लेंगे। 92 यूरेनियम 238 लेते हैं तो वह अपने पास में पहले इस पे चार्ज कितना था, 92 कूलम, यहाँ कितना 90 प्लस 2 कूलम, कितना हो गया 92। इसका बाहर भी, क्योंकि द्रव्यमान अपने पास में है, वो भी क्या है, सुरक्षित राशि है, बाहर भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अरे ये यूरेनियम समझता नहीं कि ये परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आपने 11th क्लास में तो पढ़े ही होंगे ना। 11th क्लास में केमिस्ट्री वाले सतीश जी सर ने आपको बताया था, आवर्त सारणी के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, सिखाया होगा। हेलिना के रब सजे फ्रांस में, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ऐसे आपको ट्रिक से याद करवाएगा। बेटा कन्या सुंदर मांगेगा तो बाप तो रोएगा ही रोएगा, क्योंकि सुंदर कन्या आजकल है ही नहीं, सिर्फ टेंट का कमाल है सुंदर होना। तो ध्यान दीजिए, ये बात हो गई अपने पास में किसके लिए, आपके आवेश संरक्षण के नियम के लिए। फिर बात करते हैं हमें आगे आवेश के क्वांटमीकरण में थोड़ा सा आवेश के यूनिट की चर्चा होगी। तो यहाँ हम ले लेते हैं क्या, यूनिट अपने पास में लेते हैं और यूनिटों के बारे में चर्चा करते हैं। आवेश के मात्रक, किसकी बात करते हैं, आवेशों के मात्रक या आवेश का मात्रक। यूनिट ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चार्ज के लिए, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम दो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दो, नॉन बोर्ड एग्जाम दो, प्रत्येक एग्जाम में आवेश के मात्रक से संबंधित चर्चा होगी। 8th क्लास से हम आवेश का मात्रक पढ़ते आ रहे हैं। 8th क्लास में भी आया, 9th में भी आया, 10th में भी आया, 11th में भी पढ़ा और 12th में अपने पास में फिर से आवेश के मात्रक आ गए। आवेश के मात्रक अलग अलग सभी पद्धतियों की बात करेंगे तो अलग अलग पद्धतियों में क्या होते हैं, अलग अलग मानेंगे। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी जो पद्धति है और जिससे हम विमा भी निकालते हैं
उस पद्धति की बात करता हूँ। वो कौन सी? एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड। यही से क्या निकालते हैं इसकी विमा। एम्पियर एक विद्युत धारा मूल राशि है जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर से अपने पास इसकी विमा हो जाएगी एम्पियर की ए। समय सेकंड बोले तो समय टाइम टी, अर्थात टाइम की विमा क्या होती है? टी होती है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? ए टी हो जाएगी। और आपको जिस फॉर्म में विमा मिलेगी वो कैसे मिलेगी? एम एल टी ए की फॉर्म में। जो राशि नहीं है उस राशि के ऊपर क्या लगा दो? ज़ीरो। एल भी नहीं है तो ज़ीरो, टी अपने पास में है घात 1, ए है घात 1। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनकी विमाओं में प्रॉब्लम होगी, तो आप टेंशन मत करो बेटा, चिंता करने की। पुराने स्टूडेंट्स की तो नहीं होगी डेफिनेटली, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट्स जो हैं उन बच्चों के विमास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो आपको सेपरेटली पहले विमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। विमा आपको सिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, ये तो बात थी अपने पास में एमकेएस पद्धति भी। फिर ले लेता हूँ मैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में आवेश की विमा होती है, सॉरी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर तीसरी पद्धति अपनी आ गई सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति की बात की जाए तो इसमें होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम या ESU, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या फिर क्या होती है, होगा इसका तीसरा यूनिट अपने पास में फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन आया था ना, तो उसने कहा मेरा भी तो नाम रखो भैया, कूलाम का ही रख दिया, मैंने भी तो कुछ ना कुछ दिया आपको। तो यहाँ पे इसने फ्रैंकलिन, इसे आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम, ESU या फ्रैंकलिन। ESU से संबंधित अपने पास में इससे संबंधित एक और मात्रक होता है जो अन्य मात्रक कह सकता हूँ मैं, या चुंबकीय मात्रक होता है। चुंबकीय मात्रक जो होता है वो होता है AMU, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट होता है चुंबकीय मात्रक, या इसे कहते हैं AB कूलाम। कई लोग इसको बोल देते हैं एब कूलाम। एब अलग चीज़ होती है बेटा, वो आप में एब हो सकता है या किसी में जो बोलने वाला उसमें एब हो सकता है, एब नहीं होता है, ये होता है AB कूलाम। ये इसका अपने पास में चुंबकीय मात्रक, अर्थात एक कूलाम में अब अपने पास में यदि बात की जाए स्टेट कूलाम तो ये होता है 3 × 10⁹ ESU। 3 × 10⁹ ESU होता है एक कूलाम में। और यहाँ पे एक कूलाम में 1/10 AB कूलाम होता है या AMU अपने पास में होता है। सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो कह दो स्टेट कूलाम, ESU या फ्रैंकलिन। तो इसे हम कहूँगा, अब मैं कह सकता हूँ आपको फ्रैंकलिन, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। और एक फैराडे में, और अपने पास में एक फैराडे में इधर बता देते हैं, ध्यान रखना, एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है, जिसे समथिंग में माना जाता है। ओरिजिनल ये मान होता है माय डियर स्टूडेंट्स 96,485। यदि आप कंपटीशन एग्जाम देते हो आपके पास में ये भी ऑप्शन होता है, ये भी ऑप्शन होता है, तो आपका सही आंसर है 96,485 कूलाम होता है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा मात्रक ये क्या है? सब अपने पास सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे है।
कई बार ऐसे भी आता है आवेश के लिए एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति में संबंध स्थापित कीजिए या संबंध बताइए, तो आप लिखेंगे 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ASU या स्टेट कूलाम हम लिख लेंगे। ये बात थी किसके लिए, अपने पास में कूलाम के आपके आवेश के मात्रकों की। लेकिन यदि हम कूलाम मोस्टली यूज़ करते हैं वो उसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। कूलाम की यदि बात करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके हम छोटे मात्रक काम में लेते हैं। छोटे मात्रक कैसे काम में लेते हैं, जैसे 1 मिली कूलाम, यहाँ पे होता है 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम 10⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम 10⁻9 कूलाम। 1 एंगस्ट्रोम भी कह सकता हूँ मैं, या फर्मी कूलाम, एंगस्ट्रोम 10 हो जाएगा, और फर्मी की बात करेंगे, फर्मी कूलाम होता है 10⁻12 होता है। और एक अपने पास में ये वाला ये पिको कूलाम होता है, और फर्मी कूलाम क्या होता है 10⁻15 कूलाम। ये बात हो जाती है अपने किसके लिए, मैं बताना चाहूँगा आपको इसके छोटे मात्रक, या आप इसको लिख सकते हैं अन्य मात्रक। क्या कर सकते हैं, आवेश के अन्य मात्रक। ये थी बात किसकी, आवेश के मात्रकों की। तो अपने को याद हो जाएगा आवेश के मात्रक। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है एम्पेयर × सेकंड होता है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। 1 कूलाम में 3 × 10⁻⁻9 स्टेट कूलाम होते हैं। अन्य मात्रक जो होता है वो एबी कूलाम होता है। इसे एबी कूलाम के साथ में एक और नाम दे सकते हैं, वो होता है परम कूलाम। कौन सा होता है, परम कूलाम भी कह सकते हैं इसको, ध्यान रखना। तो अपने पास में 1 कूलाम में 1/10 क्या होते हैं, परम कूलाम होते हैं। आगे फिर चर्चा करेंगे मैग्नेट जब पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो फ्रैंकलिन होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। 1 कूलाम में 96,485 1 फैराडे में 96,485 क्या होते हैं, कूलाम होते हैं। ये अन्य छोटे मात्रक होते हैं। तो अपने पास आज हमने जो चर्चा की उसके बारे में एक बार फिर से 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। आवेश का क्वांटीकरण पढ़ेंगे कल, जो बहुत ही शानदार टॉपिक होगा, जहाँ से सबसे पहला न्यूमेरिकल जनरेट होता है। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत शानदार टॉपिक होगा। पहले आज इसकी 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का, वैद्युत आवेश बात की जाए तो क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा संचरण का निर्धारण करता है वैद्युत आवेश कहलाता है। कोई पदार्थ का गुण है, ये गुण को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात मूल गुण को छोड़ देता है। ये भी हमने कल बात की थी। आवेश की खोज वैज्ञानिक थेल्स ने की। उनके बाद में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, जिन्होंने आवेश के प्रकारों में बताए। आवेश के प्रकार 2 होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। समान आवेशों में आपके प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। ये 2 तथ्य दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसके बाद में हमने विद्युत दर्शी पढ़ी। इलेक्ट्रोस्कोप से हमने ये देखा प्रैक्टिकल करके कि यहाँ पे आवेश के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण जो होता है वो कितना होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो ये हमने पाया कि जितने आवेश की मात्रा देंगे उतना ही उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण होगा। समान आवेश होंगे उन पे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। असमान होंगे तो उन पे क्या होगा, आकर्षण होंगे। फिर इसके बाद में आपने आवेश की योज्यता की बात की। आवेश की योज्यता की यदि बात उससे पहले प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ा। प्रेरण द्वारा आवेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये अपने पास 2 वस्तुएं हैं, दोनों पे चार्ज समान है। तो मैं कहूँगा किसी वस्तु को या किसी चालक को बिना स्पर्श किए ही, ये भी उदासीन है, इस पे चार्ज था, बिना स्पर्श किए ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देना ही क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। फिर अपने पास आवेश की योज्यता, मूल गुण पढ़ रहे थे। मूल गुणों में मूलभूत गुण कह दो या मूल गुणों में अपने पास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा आवेश की योज्यता। आवेश क्या है, एक योगात्मक राशि है, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है। आवेश संरक्षण का नियम,
आवेश संरक्षण आवेश क्या है? एक सुरक्षित राशि है जिसे ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते। आवेश के मात्रक ढंग से याद कर लेना माय डियर स्टूडेंट्स। कल फिर आते ही एक बार हम चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।